हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम के विषय में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो कि वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। विश्व स्तर पर आज सभी राष्ट्रों के बीच आपसी जो संबंध हैं उनका अध्ययन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है और अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी विषय वस्तु को देखा है और उसकी व्याख्या की है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दृष्टिकोण या उपागम कहते किसको हैं। दृष्टिकोण या उपागम का मतलब होता है ऐसे मापदंडों या मानकों का समूह जिनके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श एवं परीक्षण के लिए प्रश्नों, समस्याओं एवं आधार सामग्री को लेने या छोड़ने का निर्णय होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी विषय का अध्ययन किया जा रहा है, किसी समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है या फिर किसी अध्ययन सामग्री को जो है देखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें कौन से मानक जो है उसमें तय किए जाएंगे, कौन से मापदंड जो है उसमें स्वीकार किए जाएंगे, वो दृष्टिकोण होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 6 दृष्टिकोण विकसित हुए हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण या परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोण, तीसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, चौथा समन्वयवादी दृष्टिकोण, पांचवा व्यवस्थावादी दृष्टिकोण और अंतिम और छठवा है नीति विज्ञानवादी दृष्टिकोण। अब हम क्रम से एक एक दृष्टिकोण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है ऐतिहासिक या परंपरावादी दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ऐतिहासिक या परंपरावादी दृष्टिकोण जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान को जानने के लिए इसके इतिहास का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास एक तरह की प्रयोगशाला है जिसके आधार पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परीक्षण और विश्लेषण किया जा सकता है। ये इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिसके आधार पर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं अतीत की परंपराओं और विचारों से व्यापक रूप में प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ कहीं ना कहीं इतिहास में मौजूद है और उसे समझने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियां जो है भावी घटनाओं के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव डालती हैं और इस उपागम के अनुसार विकास का क्रम हमेशा भूत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर चलता है। मतलब जो कुछ जो भूतकाल में घटित हुआ उससे वर्तमान तय होता है और वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे भविष्य का निर्धारण होगा। इस प्रकार से ऐतिहासिक या परंपरावादी दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इतिहास या पुरानी घटनाओं के अध्ययन पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। ये कहा जाता है कि सिर्फ जो है इतिहास के अध्ययन से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती और कुछ विचारकों का आलोचकों का ये भी कहना है कि सिर्फ इतिहास की जानकारी से वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्धारण नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय जो है जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से शक्ति संघर्ष की स्थिति है, जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में नीति निर्धारण के लिए और राजनीतिक सौदेबाजी की कला का ज्ञान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा दृष्टिकोण है आदर्शवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वर्तमान में क्या है इस पर जोर देने की बजाय भविष्य में क्या होना चाहिए इस पर जोर देता है। आदर्शवाद जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है नैतिक नियमों पर जोर देता है
किस तरह से नैतिक नियमों को लागू किया जाना चाहिए, विश्व शांति के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इन सब चीज़ों पर ये जोर देता है। मतलब वर्तमान पर इसका फोकस नहीं है, इसका टोटल फोकस होता है भविष्य पर, अर्थात क्या है कि स्थान पर ये क्या होना चाहिए पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण का विकास प्रथम महायुद्ध से शुरू हुआ था और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात भी चलता रहा है। वुड्रो विल्सन, बर्ट्रैंड रसल जैसे विचारक और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखने पर जोर देते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वर्तमान परिस्थिति जो है वो आदर्श पर टिके रहने से ही संभव नहीं है। यह वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए जो है सिर्फ आदर्शवादी विचारधारा ही पर्याप्त नहीं होती है। आदर्शवादी विचारधारा विश्व शांति में विश्वास रखते हैं, क्रमिक विकास पर विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि विश्व को जो है युद्ध से बचाया जाना चाहिए, अत्याचार से मुक्त किया जाना चाहिए और लोगों को शिक्षित करके ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करके मानव कल्याण के लिए जो है कार्य किया जाना चाहिए। अनैतिकता का ये खंडन करता है, हिंसा से मुक्त करना चाहता है और साथ ही साथ आदर्शवादी जो विचारक हैं वो शक्ति के कम से कम प्रयोग की बात करते हैं। इसमें जो है ये मान्यता है कि जो परंपरागत शक्ति के आधार पर जो नीति निर्धारण की प्रक्रिया है उसके स्थान पर मूल्य आधारित या नैतिक नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी देश अपनी नीतियों का निर्माण शक्ति के आधार पर न करके नैतिक मूल्यों के आधार पर करे। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र विरोधी सर्वाधिकारवादी जो ताकतें हैं उसको सीमित किया जाए, उसको यथासंभव कम करने का प्रयास किया जाए। इसी प्रकार से ये विश्व सरकार की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। इनका कहना है कि पूरे विश्व को एक राज्य की तरह मानकर, एक परिवार की तरह मानकर कार्य किया जाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिन आदर्शों को लेकर हुई है उन आदर्शों को व्यवहार रूप में प्राप्त करने के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण का होना महत्वपूर्ण है। अगला जो दृष्टिकोण है वो है यथार्थवादी दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में आदर्शवादी दृष्टिकोण का सबसे प्रमुख विरोधी रहा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण आदर्शवादी दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है। जहां आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए पर जोर देता है, वहीं यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या होता है उस पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति। जैसे हमारे देश की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर पर वो आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। धीरे धीरे 1962 के बाद ये चीज़ें क्लियर होने लगी कि सिर्फ आदर्शवाद से काम नहीं चल पाएगा और हमें यथार्थवादी बनना होगा, देश की रक्षा और राष्ट्रीय हित को ध्यान रखना होगा। इसलिए उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण का समागम होता गया। तो इस प्रकार से यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हित इम्पॉर्टेंट है और देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित दोनों ही चीज़ें जो है शक्ति पर अवलंबित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्र जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा या विश्व में अपनी छवि एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बना पाएगा, उसके हित में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होगी। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व तो शक्ति ही है। विभिन्न राष्ट्र जो है आपस में शक्ति संघर्ष में लगे रहते हैं, शक्ति वृद्धि में लगे रहते हैं, शक्ति प्रदर्शन में लगे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर तरफ शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और ऐसी स्थिति में अगर एक राष्ट्र जो है आदर्शवाद को लेकर चले या क्या होना चाहिए को लेकर चले तो ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि शक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए, राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाना चाहिए, सुरक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसी के आधार पर एक दृष्टिकोण अपनाते हुए जो है कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक देश के जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही अपने राष्ट्र के हित की वृद्धि में लगे रहते हैं। हर राष्ट्र का यही कार्य होता है, यही उद्देश्य होता है कि वो अपने राष्ट्र के हित को अधिक से अधिक बढ़ा सके। इसके अलावा हर राष्ट्र का हित जो है किस में जुड़ा होता है, अपने भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक
सांस्कृतिक प्रभावों को बढ़ाने में लगा रहता है। अर्थात जिस राष्ट्र का भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उसके राष्ट्रीय हित में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। और साथ ही साथ हर राष्ट्र अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने हित की रक्षा के लिए लगा रहता है। ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसके सबसे बड़े समर्थक थे मार्गेंथु। वो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हैं और उनका कहना है कि राष्ट्रीय हित जो है वो शक्ति पर आधारित होती है। अगला जो दृष्टिकोण है वो है समन्वयवादी दृष्टिकोण। आदर्शवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों ही अपने आप में अतिवादी हैं। एक जो है पूर्ण रूपेण भविष्य पर निर्भर है, एक जो है पूरी तरह से शक्ति पर अवलंबित है। समन्वयवादी दृष्टिकोण के समर्थक विचारक जो हैं वो ये कहते हैं कि वर्तमान समय में अति आदर्शवाद, अति यथार्थवाद या किसी एक दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन संभव नहीं है। उनका ये मानना है कि सभी दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और साथ ही साथ उसमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो सभी दृष्टिकोणों की अच्छाई को ग्रहण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उनका उपयोग परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब आवश्यकता है तो हम यथार्थवादी दृष्टिकोण भी अपनाएं, आवश्यकता है तो आदर्शवादी दृष्टिकोण भी अपनाएं। यानी एक राष्ट्र को जो है यथार्थवाद, आदर्शवाद, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए। जैसे इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, चूँकि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है शक्ति पर अवलंबित है, आदर्शवाद क्या होना चाहिए पर अवलंबित है। ये दृष्टिकोण ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक बहुपक्षीय जटिल विषय है, इसको किसी एक सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता। यथार्थवादी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय समस्या का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन जब उसका विश्लेषण हो, परिणाम निर्माण की बात आए और सिद्धांत निर्माण की बात आए, तो उसमें आदर्शवाद की भी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। मतलब यथार्थवाद, आदर्शवाद दोनों को लेकर चलना चाहिए। सभी दृष्टिकोणों की अच्छाइयों को ग्रहण करके उसका समन्वित प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। अगला दृष्टिकोण है व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। व्यवस्थावादी दृष्टिकोण जो है ये मानता है कि जिस प्रकार से राज्य एक व्यवस्था है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक व्यवस्था विद्यमान है और इसके लिए वो कुछ जो है सिद्धांत भी, कुछ उपागम भी प्रस्तुत करता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वयं तो निष्क्रिय है, परंतु उसको गठित करने वाले जो अंग हैं वो सक्रिय हैं और उनमें परस्पर क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो है वो प्रमुख है और अपने विभिन्न अंगों और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता रहता है। और तीसरी ये चीज़ है कि व्यवस्था की धारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन और विश्लेषण की एक विशिष्ट पद्धति है। अब हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से उपागम जो है विकसित किए गए हैं। तो इसमें एक है शक्ति संतुलन दृष्टिकोण। शक्ति संतुलन दृष्टिकोण, शक्ति संतुलन दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था और संबद्धता जो है वो शक्ति संतुलन के कारण ही है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के संरक्षण में लगा हुआ है, राष्ट्रीय हित के संरक्षण के साथ साथ वो उसके संवर्धन में भी लगा हुआ है। तो संरक्षण और संवर्धन दोनों के लिए राज्यों के बीच हमेशा संघर्ष चलते रहते हैं और हर राज्य इस बात के लिए सजग रहते हैं कि कोई दूसरा राज्य उनसे ज़्यादा शक्तिशाली न बन जाए। और अगर कोई दूसरा राज्य उनसे ज़्यादा शक्तिशाली बनता हुआ दिखाई देता है तो वो संधियों के माध्यम से उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ से लेकर अब तक का ये जो विश्व का इतिहास है या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियां हैं वो शक्ति संतुलन के बनने और बिगड़ने का ही इतिहास है। हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देख लें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति देख लें, यही स्थिति रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है साम्यवादी गुट और अमेरिकी गुट के रूप में दो शक्तियाँ दिखाई दी हैं हमें और वो हमेशा ही संतुलन में लगी रही। दूसरा है साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत जो है वो शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण का ही एक विशिष्ट रूप है
जिसकी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति ही संतुलन की ओर होती है और विरोधी शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर स्थायित्व बनाए रखती हैं। इस सिद्धांत के समर्थक थे जॉर्ज लिस्का। कहने का मतलब ये है कि शक्ति संतुलन का ही स्थायित्व रूप हम साम्यावस्था सिद्धांत में देख सकते हैं। उसके बाद है द्विध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था जिसमें जो है क्या है, दो ध्रुव हों, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। एक साम्यवादी गुट और दूसरा पूंजीवादी गुट, दोनों के बीच शीत युद्ध लंबे समय तक चल रहा था। ये जो द्विध्रुवीय व्यवस्था है ये कठोर और लचीली दोनों प्रकार की हो सकती है। कठोर से तात्पर्य ये है कि राज्य पूरी तरह से केवल एक गुट का सदस्य होगा और हमेशा उसी गुट का पक्ष लेगा, और लचीले का तात्पर्य ये है कि वो किसी एक गुट का सदस्य तो होगा लेकिन वो जो है परिस्थिति के अनुसार उसका या तो समर्थन करेगा या विरोध करेगा। अगला है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ये कहता है कि पूरे विश्व को एक परिवार या समुदाय के रूप में देखा जाना चाहिए और सारा अध्ययन जो है मानव जाति की समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। किसी भी राज्य के नागरिक हो, वो मानव हैं सबसे पहले, इसीलिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है, विश्व संघ की स्थापना का समर्थन करता है, विश्व राज्य की स्थापना का समर्थन करता है और पूरे मानव जाति को केंद्रित करके अध्ययन करता है। इसके बाद है कापलान की 6 व्यवस्थाओं का सिद्धांत। कापलान जो है इन्होंने कुछ मूल धारणाएं निर्धारित की। उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से एक क्रम और संबद्धता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्यों की भूमिका हमेशा से रही है, भले ही ये भूमिका परिवर्तित होती रही है समय के अनुसार, और इस व्यवस्था के लिए भौतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो नीति निर्माता होते हैं उनकी भूमिका राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका पर अवलंबित होती है। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम बनाए जाते हैं या जो नियम बनाने वाले लोग होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका नीति निर्माता की होती है और वो प्रभावशाली स्थिति उनकी अपने देश में होती है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार हमेशा से राष्ट्रीय हित की मान्यताओं द्वारा नियमित होता है और अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच ही घटित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के व्यवहारों का परीक्षण भी इसीलिए आवश्यक माना जाता है। इसमें इन्होंने जो है 6 व्यवस्थाएं दी थी: शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सार्वभौम राज्य व्यवस्था, श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और इकाई निषेधाधिकार की व्यवस्था। अंतिम है इसमें नीति विज्ञानवादी दृष्टिकोण। नीति विज्ञानवादी दृष्टिकोण उन परिस्थितियों के विश्लेषण और अध्ययन से संबंधित है जो विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे देश के नागरिक और उनका चरित्र, आकांक्षाएं, नेतृत्व, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर, प्रशासकीय व्यवस्था इत्यादि। नीति विज्ञानवादी दृष्टिकोण के द्वारा ही कई पद्धतियों का विकास हुआ, जैसे व्यवहारवादी उपागम, खेल सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नीति विज्ञानवादी दृष्टिकोण जो है वो मूल रूप से विदेश नीति के निर्धारण से जुड़ा हुआ है। वो उन परिस्थितियों और उन स्थितियों के निर्धारण पर जोर देता है, उनके विश्लेषण पर जोर देता है, जो कहीं ना कहीं विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।